हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के बारे में। उसमें हम देखेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। तो इस स्लाइड में हम इस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है कि हर पर्सन को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और जो पुअर है, जो वीकर सेक्शन है, उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। सिमिलरली आर्टिकल 14 और क्या बोलते हैं कि लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल एंड एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। सो अभी ये दो आर्टिकल को बैकग्राउंड में रखते हुए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट क्या बोलता है कि जो भी पिछड़े हैं, जो वंचित है, तो उनको जस्टिस से दूर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए इस एक्ट के अंडर में प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे वंचित लोगों को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए इस एक्ट में वेरियस अथॉरिटीज़ और कमिटीज़ फॉर्म की गई है, जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और तालुक लीगल सर्विस कमेटी, जो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। इस एक्ट का और एक पार्ट है जो है लोक अदालत, जो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अब हम जानते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, जिसको NALA से भी बोलते हैं। ये एक्ट के चैप्टर 2 में दिया गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का सेक्शन है वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके आगे के जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, दैट इज़ more or less similar to this. So under section 3(1) of this act, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को फॉर्म करेगा। क्यों? टू परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू सेंट्रल अथॉरिटी। सो सेंट्रल अथॉरिटी में कौन कौन आता है? सेंट्रल अथॉरिटी में आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनको वहाँ पे पैट्रॉन इन चीफ बोलते हैं। सेकंड आते हैं वहाँ पे सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जिनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बोलते हैं सेंट्रल अथॉरिटी का। और बाद में आते हैं ऐसे मेंबर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा सेक्शन 3(3) बात करता है मेंबर सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा, और मेंबर सेक्रेटरी का काम क्या है? टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ असाइन टू हिम बाय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मतलब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो काम बोलेगा वो काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर सेक्रेटरी का है। सेक्शन 3(5) में ये बताया गया है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो अन्य ऑफिसर्स और अन्य एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकता है, सो एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू डिस्चार्ज द फंक्शन अंडर दिस एक्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है सेंट्रल अथॉरिटी के, वो कहाँ पर चार्ज होंगे? वो होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। और जो सेंट्रल अथॉरिटी की डिसीजन है वो मेंबर सेक्रेटरी या फिर वो पर्सन जिसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने ऑथराइज किया है वो ऑथेंटिकेट करेगा। सेक्शन 3 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के बारे में। तो सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। किस चीज़ के लिए? टू एक्सरसाइज सच पावर एंड फंक्शंस एज डिटरमिन इन रेगुलेशन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के पावर्स और फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी अपॉइंट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में कौन कौन होता है? तो उसमें होते हैं सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ए चेयरमैन और अदर मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज टू एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। जो कमेटी है वो अदर ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकती है एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 में फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी दिए गए हैं। तो उसके फंक्शन क्या क्या है? एज इट इज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी, उसके फंक्शन है टू ले डाउन द पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विसेज अवेलेबल, या फिर टू frame the most effective and economical scheme for making legal services available under the provisions of this act। या फिर उसके पास जो फंड्स है
उसको डिस्पोज करना, या फिर उसको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को अलोकेट करना, या फिर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या फिर इस तरह के स्पेशल कंसर्न मैटर्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना, या फिर लीगल कैंप्स ऑर्गेनाइज करना। लीगल कैंप्स का पर्पज़ क्या है कि जो विकर सेक्शन है उसको आप एजुकेट करो, या फिर जो लोक अदालत है उसके थ्रू सेटलमेंट करने के लिए लोगों को इनकरेज करो। या नेक्स्ट उसका फंक्शन है कि जो ADR है, दैट इज़ निगोसिएशंस, आर्बिट्रेशन, रिकन्सिलेशन, इसके थ्रू मैटर सेटल करने के लिए लोगों को इनकरेज करना। या फिर टू प्रमोट एंड अंडरटेक द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लीगल सर्विस। नेक्स्ट फंक्शन है कि वो सब काम करना विच आर नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग द कमिटमेंट टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट इज़ जो लीगल एड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं तो उसको मॉनिटर करना और उसको इवैल्यूएट करना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस है या फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है उनको ग्रांट इन एड प्रोवाइड करना, या फिर BCI के कंसल्टेशन से जो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन प्रोग्राम्स है उनको डेवलप करना, या फिर जो लीगल सर्विस क्लिनिक्स है वो यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ कॉलेजेस में या अदर इंस्टीट्यूशंस में उसको फॉर्म करना, या जो लीगल लिटरेसी है या लीगल अवेयरनेस है उसको प्रॉपर स्प्रेड करना, उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना। और एट लास्ट जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, तालुका लेवल लीगल सर्विस कमेटी जो है या अदालत है, उनको कोऑर्डिनेट करना और उनके फंक्शंस को मॉनिटर करना। तो ये सारे फंक्शंस हैं सेंट्रल अथॉरिटी के। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो प्रोविजंस है दोज आर मोर और लेस रिप्लिका ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के प्रोविजंस जो है वो चैप्टर 3 में दिए गए हैं। सो सेक्शन 6(1) क्या बोलता है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी स्टेट बाय दैट स्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट फॉर व्हाट टू एक्सरसाइज पावर्स एंड फंक्शंस असाइन टू द स्टेट अथॉरिटी। नाउ सेक्शन 6(2) क्या बोलता है कि स्टेट अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज पैट्रन इन चीफ। नेशनल में क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पैट्रन इन चीफ। यहाँ पर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज पैट्रन इन चीफ। सेकंड, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एज नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नेशनल में क्या था, सर्विंग एंड रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट। द थर्ड इज such other members as nominated by state government in consultation with chief justice of high court। तो जैसे हमने नेशनल में देखा था यहाँ पर भी मेंबर सेक्रेटरी है। सो सेक्शन 6(3) क्या बोलता है कि जो मेंबर सेक्रेटरी है सो स्टेट गवर्नमेंट शाल इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट अ मेंबर सेक्रेटरी फॉर व्हाट टू एक्सरसाइज फंक्शंस एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज असाइन टू हिम बाय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने जो ड्यूटीज असाइन की है वो परफॉर्म करने के लिए मेंबर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है। सिमिलरली सेक्शन 6(5) ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज। सो स्टेट अथॉरिटी कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा इट्स मोर और लेस सिमिलर टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पर जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ हाई कोर्ट है। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है स्टेट अथॉरिटी के वो कहाँ पर जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सेंट्रल अथॉरिटी में कहाँ जाते थे, वो जाते थे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यहाँ पर जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। जो स्टेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स है वो मेंबर सेक्रेटरी या फिर वो पर्सन जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने ऑथराइज किया है वो ऑथेंटिकेट करता है। हमने चैप्टर 2 में देखा था सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 3 में हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जो दिया गया है सेक्शन 8(a) में। सो स्टेट अथॉरिटी शाल कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी फॉर एवरी हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज डिटरमिन इन रेगुलेशंस बाय स्टेट अथॉरिटी। मतलब जो स्टेट अथॉरिटी के पावर्स और फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट करने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया है। सो हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में कौन कौन होता है, सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट एज ए चेयरमैन और
अदर मेंबर्स जो प्रिस्क्राइब बाय स्टेट अथॉरिटी है और नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक सेक्रेटरी है जिनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं एज पर द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा कमिटी जो है वो अन्य ऑफिसर्स और अन्य एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकती है एज प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट अथॉरिटी के फंक्शंस क्या क्या है वो दिए गए हैं सेक्शन 7 में। सो फर्स्ट फंक्शन है टू गिव इफेक्ट टू पॉलिसीज एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी ने जो भी पॉलिसी डायरेक्शन दिए हैं वो इम्प्लीमेंट करने का काम भी स्टेट अथॉरिटी का है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है टू गिव लीगल सर्विस टू पर्सन हु सेटिस्फाई द क्राइटेरिया लेड डाउन अंडर दिस एक्ट, मतलब जिन लोगों के बारे में सेक्शन 12 में बताया गया है उन लोगों को लीगल सर्विस देने का काम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का है। उसके अलावा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो लोक अदालत को कंडक्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग लोक अदालत फॉर हाई कोर्ट केसेस, या फिर अंडरटेक प्रिवेंटिव एंड स्ट्रैटेजिक एड प्रोग्राम्स, या फिर वो सब फंक्शंस जो सेंट्रल अथॉरिटी के कंसल्टेशन से उनको दिए गए हैं। सो यहाँ पर एक नोट समझने वाली बात है कि ये जो फ्री लीगल सर्विसेज है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उसमें इंक्लूड होता है पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, प्रोसेसिंग फ़ी एंड अदर चार्जेस पेबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विद द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये सब चार्जेस है वो फ्री लीगल सर्विस में आते हैं। सेकंड, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ लॉयर इन लीगल प्रोसीडिंग्स, जो लॉयर की फ़ीस है, लॉयर की सर्विसेज है, वो भी प्रोवाइड करने का काम इस फ्री लीगल सर्विस में आता है। उसके अलावा ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर, या फिर प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब फ्री लीगल सर्विस में आता है। तो अभी तक हम देख चुके हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब बारी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। ये भी चैप्टर 3 का ही पार्ट है। तो सेक्शन 9(1) में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को फॉर्म करता है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस असाइन टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। अभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज एज चेयरमैन और अदर मेंबर्स एज नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया क्या, यहाँ पर पेट्रॉन इन चीफ नहीं है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है, तो यहाँ पर चेयरमैन है और अदर मेंबर्स है। उसके अलावा तो सेक्रेटरी है, सेम स्टेट अथॉरिटी जो है वो इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है और सेक्रेटरी का काम क्या है? टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ एज असाइंड बाय द चेयरमैन। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो अपने लिए अदर ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकती है एज प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई। सो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पर चार्ज होते हैं? वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को, लाइक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जैसे। उसके अलावा जो इस अथॉरिटी के डिसीजंस और ऑर्डर्स है उसको सेक्रेटरी या फिर कोई और पर्सन जिसको चेयरमैन ने ऑथराइज किया है वो ऑथेंटिकेट करता है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के फंक्शंस क्या क्या है वो सेक्शन 10 में दिए गए हैं। सो ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन विल बी टू परफॉर्म सच फंक्शंस एज डेलीगेटेड टू इट बाय स्टेट अथॉरिटी, मतलब स्टेट अथॉरिटी जो भी उनको काम दिया है वो काम करना, ये उसका फर्स्ट फंक्शन होगा। दूसरा फंक्शन होता है कि टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ तालुक लीगल सर्विस कमेटी एंड अदर लीगल सर्विसेज इन डिस्ट्रिक्ट, या फिर टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत विद इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, और टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज स्टेट अथॉरिटी में फिक्स, या फिर स्टेट अथॉरिटी ने जो काम दिया है वो काम करना। नेक्स्ट है तालुका लीगल सर्विस कमेटी। यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी नहीं है, लीगल सर्विस कमेटी है, ध्यान रखिएगा। सो स्टेट अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट तालुका लीगल सर्विस कमेटी फॉर एवरी तालुक और मंडल या फिर ग्रुप ऑफ तालुक्स एंड मंडल्स। सो ये तालुका लीगल सर्विस कमेटी में कौन कौन होता है? तो सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन, वो उस तालुका लीगल सर्विस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और सच अदर मेंबर्स with experience and qualification as prescribed by state government, nominated by state government in consultation with chief justice of high court. So committee जो है वो अदर ऑफिसर से अदर एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है एज प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो तालुका लेवल कमेटी है इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो कहाँ पर चार्ज होते हैं? वो चार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड के ऊपर, ये बात ध्यान रखिएगा। देन सेक्शन 11 भी जो बोलता है वो बोलता है कि जो ये तालुका लीगल सर्विस कमेटी है उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो उसके फंक्शन है
टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लीगल सर्विसेज इन तालुक में जो लीगल सर्विस उसकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत इन द तालुक एंड टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में असाइन टू इट। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस एक्ट के चैप्टर 4 में एंटाइटलमेंट ऑफ लीगल सर्विस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 12 जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि किन लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। तो उसमें दिखाया गया, इफ़ अ पर्सन इज़ फर्स्ट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप, वो पर्सन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप से बिलोंग करता हो, वो पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम हो या फिर वो बेगर है, या फिर वो पर्सन वुमन है या चाइल्ड है, या फिर वो पर्सन जो है वो विथ डिसेबिलिटी है, उस पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है, या फिर वो पर्सन जो है वो मास डिजास्टर, इथनिक वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक और इंडस्ट्रियल डिजास्टर का विक्टिम है, या फिर वो एक इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, या फिर वो एक पर्सन कस्टडी में है। सो वेदर दैट कस्टडी इज़ प्रोटेक्टिव होम कस्टडी और जुवेनाइल होम और इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल एट्सेट्रा। अगर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो उसकी एनुअल इनकम लेस देन 12,000 है, और अगर केस जो है वो अदर दैन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो उसकी एनुअल इनकम लेस देन 9,000 है, तो वो लीगल सर्विस के लिए पात्र है। सो सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है कि वो पर्सन जो सेक्शन 12 के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और जो कंसर्न अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड है कि भाई उसका केस जो है वो प्रोसिक्यूट करने या डिफेंड करने लायक है, तो उस केस में वो लीगल सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड है। सो चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट जो है वो फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 14 से सेंट्रल गवर्नमेंट शाल पे बाय वे ऑफ ग्रांट टू सेंट्रल अथॉरिटी एज इट डीम्स, मतलब उसको जो ठीक लगता है उतना वो सेंट्रल अथॉरिटी को ग्रांट दे सकता है। सेक्शन 15 जो है वो नेशनल लीगल एड फंड के बारे में बात करता है, NLAF। सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो नेशनल लीगल एड फंड को एस्टेब्लिश करेगा और नीचे दी गई सम्स उसमें क्रेडिट हो सकती है। कौन सी सम्स? द सम्स ऑफ मनी विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन एज सीन अंडर सेक्शन 14 अबाउ। सेकंड, ग्रांट्स और डोनेशन जो सेंट्रल अथॉरिटी को मिलते हैं किसी और पर्सन से फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। और थर्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एनी कोर्ट और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मतलब किसी कोर्ट के ऑर्डर के अंडर उसको पैसे मिलते हैं तो वो, या फिर किसी और भी सोर्स से जो पैसे आते हैं वो इस फंड में क्रेडिट हो सकते हैं। और इस फंड का पैसा जो है वो कैसे यूज़ होगा? तो वो यूज़ होगा टू मीट द कॉस्ट ऑफ लीगल सर्विस प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द ग्रांट्स मेड टू स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर इस एक्ट के अंदर में किसी को लीगल सर्विस प्रोवाइड की गई है तो उसके लिए पैसा स्पेंड हो सकता है, या फिर अगर हम स्टेट अथॉरिटीज़ को ग्रांट देते हैं तो उसके लिए भी ये पैसा यूटिलाइज हो सकता है। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SC-LSC, जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, अगर उसने कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड की गई है तो उसके लिए जो कॉस्ट इंक्र हुआ है वो भी इस फंड से हम पे कर सकते हैं। और थर्ड है एनी अदर एक्सपेंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। सो सिमिलर टू नेशनल लीगल एड फंड, सेक्शन 16 जो है वो स्टेट लीगल एड फंड के बारे में बात करता है। तो वहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी फॉर्म कर रही थी, यहाँ पर स्टेट अथॉरिटी शैल एस्टैब्लिश द स्टेट लीगल एड फंड। और उसमें क्या क्या अमाउंट क्रेडिट होगा? वो सब अमाउंट जो सेंट्रल अथॉरिटी से ग्रांट के रूप में मिला है, दैट इज़ वन थिंग, या फिर वो डोनेशंस या ग्रांट्स जो किसी और पर्सन से इस फंड में मिले हैं वो, या फिर वो अमाउंट जो हमको अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट मिली है या फिर किसी और सोर्स से मिली है, तो वो सब अमाउंट इस फंड में क्रेडिट होगी। और सेक्शन 16(2) बात करता है इस फंड को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फंक्शंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 7, सेकंड इज cost of legal aid services provided by High Court Legal Service Committee, and third is any other expenditure which is required to be made by state authority। और इसी तरह से सेक्शन 17 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड के बारे में बात करता है। सो 17(1) बोलता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल एस्टेब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड। नेशनल लीगल एड फंड किसने एस्टेब्लिश किया था? सेंट्रल अथॉरिटी ने। स्टेट लीगल एड फंड किसने एस्टेब्लिश किया था? स्टेट अथॉरिटी ने। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शाल एस्टेब्लिश अ लीगल एड फंड। और उसमें क्या क्या आएगा कि जो पैसा स्टेट अथॉरिटी से मिला है वो पैसा, या फिर किसी ने अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को डोनेशन दिया है विथ अ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट अथॉरिटी तो वो पैसा इसमें आ सकता है। और तीसरा जो है, अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू या फिर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो वो इस फंड में जाएगा। तो ये जो पैसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं? फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ फंक्शंस रेफर टू इन सेक्शन 10, एंड बी
any other expenses which are required to be made by district authority. So I hope friends, मेरे इस वीडियो से आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के बारे में समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। ये एक्ट जो है वैसे अगर आप पढ़ने जाओ तो बहुत ट्रिकी लगता है, लेकिन एक बार आप समझ लो कि नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पे आते वक्त या स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते वक्त अथॉरिटीज़ में क्या क्या चेंज होते हैं, तो आपको ये बहुत ही ईजी चैप्टर होगा। थैंक्स फॉर लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।